फिजिक्स में बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं जिससे हम डिस्टेंसेस या फिर लेंथ्स को मेज़र कर सकते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज थी, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे और इनडायरेक्ट मेथड्स की हमने टाइप्स डिस्कस कर ली थी, और उसमें से ट्रायंगुलेशन मेथड के बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के बारे में। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम अर्थ से लाखों हज़ारों किलोमीटर्स दूर की गैलेक्सीज, उन स्टार्स के बारे में जान पा रहे हैं। एंड इवन इन टुडेज टाइम हम जानते हैं कि कौन सी गैलेक्सी अर्थ से कितनी दूरी पर है, या फिर मून और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, या फिर कौन सा प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है। तो आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपको भी ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी कि आखिरकार हम ये डिस्टेंसेस मेज़र कैसे कर पाते हैं, हम उन गैलेक्सीज तक हम कैसे पहुंच पाते हैं जो हमसे लाखों किलोमीटर्स की दूरी पर हैं। तो आज हम उन्हीं मैथड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि हम ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं। सो चलिए बात करते हैं हमारे आज के ब्रीफ कंटेंट्स के बारे में। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स को कवर करना है। नंबर 1 इज पैरेलैक्स मेथड एंड द सेकंड वन इज इंटेंसिटी मेथड। आज आप ये सीख जाएंगे कि आखिरकार जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, हमसे बहुत दूर हैं, उनकी डिस्टेंसेस हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की। आप ये जानते होंगे कि ट्रायंगुलेशन मेथड और पैरेलैक्स मेथड को यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स रेगुलरली मेजर करते हैं डिस्टेंसेस क्लोजेस्ट स्टार्स का। So this method is basically used to measure distances of closest stars. अब ये जो क्लोजेस्ट स्टार्स है ये हमसे कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर नहीं है। हम जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हम इनको मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स में इनका मेजरमेंट होता है। आई एम श्योर कि आप जानते होंगे कि लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की, और एक लाइट ईयर कितना होता है वो भी आपको पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ज़रा बता देती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के बराबर, लगभग इतनी होती है। यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। अब ये जो लाइट है ये वैक्यूम में पूरे एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम 1 लाइट ईयर के बराबर बोलेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये अब रिमाइंड हो गया होगा कि एग्जैक्टली 1 लाइट ईयर कितना होता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसे मीटर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मीटर्स के साथ इसका रिलेशन देखना चाहूँ, तो इट इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 मीटर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहती हूं कि कोई स्टार है जो कि अर्थ से लगभग 5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो इसका यह मतलब होगा कि इस स्टार से अर्थ तक लाइट को पहुंचते पहुंचते 5 साल लग जाएंगे। 5 years, the light will take 5 years to reach earth. Okay, this is what 5 light years mean. और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो डिस्टेंस है ये कम है, ये एक छोटी डिस्टेंस है। ये जो स्टार्स होते हैं जो हमसे इस दूरी पर होंगे उन्हें हम क्लोज स्टार्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। जितना यूनिवर्स हम एक्सप्लोर कर चुके हैं वो बहुत बड़ा है, इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। तो उनमें जो 5 लाइट ईयर के डिस्टेंसेस होंगे, 10 के होंगे, 20 के होंगे, या फिर 100 लाइट ईयर्स तक की जो दूरी होगी उसे हम बहुत ही कम मानते हैं। इनको हम क्लोज स्टार्स या क्लोज गैलेक्सीज की कैटेगरी में रखते हैं। सो पैरेलैक्स मेथड में हम उन स्टार्स की या उन गैलेक्सीज की डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं जो लेस देन 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर हो। यानी कि मोर देन 100 लाइट ईयर्स की दूरी वाले स्टार्स की डिस्टेंस हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो
ये था हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि इस मेथड से हम किन स्टार्स की दूरी को मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये मेथड है क्या और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। चलिए पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देयर इज एन apparent shift there is an apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise। ये है डेफिनेशन पैरेलेक्स की कि एग्जैक्टली पैरेलेक्स क्या चीज होती है। तो यहां पर लिखा है कि देयर इज एन एपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइडवाइज। चलिए समझते हैं कि क्या है। आपको आपकी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। यहां पर क्या किया है हमने, देखिए पीछे कुछ बैकग्राउंड में ट्रीज हैं और सामने आपका हाथ है जिसमें आप अपने थंब को ऑब्जर्व कर रहे हैं। या आपको कुछ इमेजिन भी करना पड़ेगा और आप साथ के साथ ये एक्टिविटी कर भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है एंड ऑलरेडी आपने कई बार इसे बचपन में किया होगा। ओके, सो अगर आप इस थंब को अपनी लेफ्ट आई से देखते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ओनली आपको लेफ्ट आई से देखना है। अपनी राइट आई को आप अपने दूसरे हाथ से कवर कर सकते हैं एंड जब आप सेम पोजीशन पर उसी थंब को अपनी राइट आई से देखते हैं अपनी लेफ्ट आई को कवर करते हुए, तो आपको दिखाई देता है कि थंब का पोजीशन थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है, वो अपनी पोजीशन से मूव हुआ है। पीछे के आपको बैकग्राउंड इसमें डिफरेंट नजर आती है। अब यही चीज आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आराम से अपना थंब लीजिए और उसको अपनी आंखों के सामने रखिए। ओके, और पीछे बैकग्राउंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं आप, जैसे कोई बल्ब है, कोई पिक्चर है, कोई वॉल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस ले सकते हैं। आप पहले अपनी लेफ्ट आई से देखेंगे, राइट आई को आप बंद रखेंगे, फिर आप सेम पोजीशन पे सेम थंब को अपनी राइट आई से देखेंगे और अपनी लेफ्ट आई को कवर करेंगे। तो आपको नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका थंब का पोजीशन है वो चेंज हुआ है, यानी कि आपको बैकग्राउंड डिफरेंट नजर आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ये आज ही पता लग रहा होगा, राइट। अब यही जो फिनोमिना है ना एपेरेंट शिफ्ट का, जो पोजीशन में हमें एक शिफ्ट दिखाई दिया विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, उसी को हम पैरेलेक्स कहते हैं। एक नॉर्मल भाषा में हम उसे पैरेलेक्स कहते हैं। ओके, पैरेलेक्स मेथड जो है वो इससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। ओके, आप ये समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैंने आपको ये समझाया क्यों, इसका यहाँ पे स्टार्स की दूरी मेजर करने से क्या लेना देना है। सो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसे आप ऑलरेडी अच्छे से जानते ही थे। और ये क्यों होता है, देखो हमारी आईज के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस की वजह से जब आप इस आंख से देखोगे तो आप एक अलग एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, जब आप इस आंख से देखोगे तो एक डिफरेंट एंगल से आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे। सो ऑब्वियसली बैकग्राउंड में तो शिफ्ट आएगा ही, आपको ऐसा अपीयर होगा कि बैकग्राउंड अब डिफरेंट है, राइट। तो ये इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे पैरेलेक्स पैदा होता है, इस तरह का फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट भी बहुत बेसिक है, वो भी आप अपने बचपन से ही, लाइक जब से आपको होश आया होगा तब से आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते आ रहे होंगे और कई बार आपको दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो आज आपको उन बातों के भी आंसर इसमें मिल जाएंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दैट द क्लोजर object always appear to move faster than the objects at a distance। ये भी जो है, ये जो फिनोमिना है, दिस इज
द इफेक्ट ऑफ पैरेलैक्स एक्चुअली अब देखो हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए जब आप किसी ट्रेन से या किसी कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं और यहाँ पे नज़दीक में कोई पोल आ जाता है या कोई ट्री आ जाता है जो बिल्कुल विंडो के क्लोज है, तो वो आपको अपीयर होता है कि आपकी जो कार है या ट्रेन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मूव हो गया, बहुत ही फास्ट मूव होता हुआ आपको दिखता है। जबकि जो बहुत दूर आपको कुछ घर नजर आते हैं या कुछ पेड़ नजर आते हैं, पीछे पहाड़ नजर आते हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही धीरे 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 मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आप तो सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जो नज़दीक होती हैं वो आपको ऐसा अपीयर होता है कि बहुत फास्ट मूव किए हैं, जबकि दूर वाली ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लोली मूव कर रही हैं। आपने देखा है ना, जब हम रात में ट्रैवल करते हैं तो ट्रीज होंगे या घर होंगे जो हमसे बिल्कुल नज़दीक हैं, हमारी कार से, हमारी गाड़ी से, वो हमें लगता है बहुत फास्ट पीछे की तरफ को जा रहे हैं, जबकि मून हमेशा हमें स्टेशनरी हमें दिखाई देता है, हमें लगता है ये हमारे सामने ही है और हर वक्त आपको वो फॉलो करता हुआ नजर आता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है उसको भी हम जरा समझ लेते हैं। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम यूज करने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड में, टू मेजर डिस्टेंसेस ऑफ द नियरेस्ट या क्लोजेस्ट स्टार्स। देखिए जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये जो हमारा साइट, लाइन ऑफ साइट हम कह सकते हैं, उसका जो व्यू होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं सिंपल डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरीके से, यानी कि जो नज़दीक की ऑब्जेक्ट्स हैं इनके लिए फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, कम है, और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है। एंड ऑल्सो आप रिलेटिव वेलोसिटीज के कॉन्सेप्ट को भी जानते होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। यानी कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, तो आपके मूवमेंट की वजह से ये ऑब्जेक्ट आपको पीछे की तरफ सेम स्पीड से मूव करती हुई दिखाई देती है, ओके। और उसी तरह से जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो भी हमें इसी तरह से दिखाई देगी, फाइन। तो जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये पीछे की तरफ को मूव करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब होता क्या है, ये जो आपके नियर ऑब्जेक्ट है इसे हमारी लाइन ऑफ साइट से बाहर जाने के लिए कम डिस्टेंस मूव करना है, और जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है इसे हमारी लाइन ऑफ साइट से बाहर जाने के लिए एक लार्ज डिस्टेंस कवर करना है। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। और अगर मैं यहाँ से देखूँ टाइम, तो ये कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस बात में हमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर ये स्टेशनरी हैं और हम आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो ये इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एज कंपेयर टू आर वेलोसिटी वो सेम होगी। ये दोनों ही सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है डिस्टेंस में। नज़दीक वाली ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू छोटी होती है और जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है इसके लिए डिस्टेंस यानी जो हमारा x है वो बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली जब x छोटा होगा तो टाइम भी छोटा होगा, जब x बड़ा होगा तो टाइम भी बड़ा होगा, बिकॉज v इज सेम फॉर बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए v सेम है, x डिफरेंट हो रहा है तो टाइम डिफरेंट हो रहा है। यानी कि ये हमें क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ये कम टाइम में ही मूव कर जा रही है, जबकि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये ज़्यादा टाइम ले रही है हमारी लाइन ऑफ साइट से बाहर जाने के लिए। यही रीज़न है कि हमें नियर वाली ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करती हुई दिखाई देती हैं, जबकि दूर वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो हमें स्लो मूव करती हुई दिखाई देती हैं। इस कॉन्सेप्ट को अब हम यूज़ करना सीखते हैं पैरेलैक्स मेथड में। नाउ लेट अस ट्राई टू मेजर distance of moon, planet or any near star from earth using parallax method, देखते हैं हम इसे करेंगे कैसे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस है उसे ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस। लेटेस्ट से दिस इज अर्थ और इससे कुछ दूरी पर कोई स्टार है एट पोजीशन दिस,
और ये जो स्टार है ये क्लोजर स्टार है, मतलब ये नजदीक है अर्थ के। ओके, अब जो पैरेलैक्स टेक्निक है ना, उसे यूज करने के लिए हमें स्टेशनरी बैकग्राउंड की जरूरत होती है। ऑब्वियसली जो आपको मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको आपका थंब आगे रखना है और उसे किसी बैकग्राउंड के रेफरेंस में देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उसकी पोजीशन में किस तरह से शिफ्ट आता है। अगर आपकी बैकग्राउंड स्टेशनरी नहीं होगी तो आप पैरेलैक्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर मुझे पैरेलैक्स मेथड को यूज करना है तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। ओके, अब रेफरेंस कैसे लिया जाए, उसी के लिए हमने कॉन्सेप्ट 2 को समझा। हमने देखा था कि जो बहुत दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बेशक वो मूव कर रही हो, वो हमें ऑलमोस्ट स्टेशनरी नजर आती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करते हुए नजर आती हैं। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में सभी चीजें मूव कर रही हैं, जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सारे मूव करते हैं और बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ ही मूव करते हैं। जो नजदीक के स्टार्स होंगे वो हमें तेज मूव करते हुए दिखेंगे और जो बहुत दूर के स्टार्स होंगे वो हमें बहुत ही स्लो मूव करते हुए दिखेंगे। अब अगर उससे भी दूर के स्टार्स हैं तो उन्हें हम ऑलमोस्ट स्टेशनरी भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पर हमें हमारा रेफरेंस मिल गया जो हम चाहते थे। पैरेलैक्स को यूज करने के लिए हमें स्टेशनरी बैकग्राउंड की जरूरत थी और वो हमें मिल गया बहुत दूर के स्टार्स में। ओके, अब देखिए कि आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं। पैरेलैक्स का इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए हमने अलग अलग आई से देखा था, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमें पैरेलैक्स इफेक्ट नजर आता है। ओके, तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे कि इस स्टार को हम दो अलग अलग जगहों से साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे। मान लो ये ऑब्जर्वेटरीज हैं, ऑब्जर्वेटरी ए एंड ऑब्जर्वेटरी बी, और हम ऐसा भी कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए नॉन है। हम जानते हैं कि ए और बी, ये दोनों ऑब्जर्वेटरीज एक दूसरे से कितनी दूर हैं, और जो डिस्टेंस है इस स्टार की ए पॉइंट से और बी पॉइंट से वो बराबर है। नाउ लेट अस कंसीडर कि जो ये स्टार है वो ऑब्जर्वेटरी ए से एस डिस्टेंस की दूरी पर है और ऑब्जर्वेटरी बी से भी एस डिस्टेंस की दूरी पर है। अब हम मान लेते हैं कि जो बहुत ही दूर कोई स्टार था जिसे हमने हमारी बैकग्राउंड के तौर पर रखा था, वो कुछ इस पोजीशन पर है। ओके, और हम ए ऑब्जर्वेटरी से उसे कुछ यहां पर देख पा रहे हैं। अब हम करेंगे क्या कि ए ऑब्जर्वेटरी से इस स्टार और ये जो हमने एक रेफरेंस ले रखा है, ये हम इसे मैं रेफरेंस स्टार का नाम दे देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द रेफरेंस स्टार, ठीक है, जो बैकग्राउंड है हमारा, ये बैकग्राउंड स्टेशनरी है। हम इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। लेट अस से दिस एंगल इज θ1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम ये ऑब्वियसली हम किसी टूल की, किसी डिवाइस की ही सहायता से करेंगे, पर ये हम कैसे कर रहे हैं ये आप समझ पा रहे होंगे कि हमने एक रेफरेंस ले लिया, उसी रेफरेंस के साथ हम ये एंगल देख रहे हैं। अब दूसरा, हमें साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर ही हमें बी ऑब्जर्वेटरी से भी यही सेम चीज करनी है। बी ऑब्जर्वेटरी से ये रेफरेंस स्टार हमें कुछ यहां पर दिखाई देगा। हमें ए और बी दोनों ऑब्जर्वेटरीज से रेफरेंस स्टार के साथ जिस स्टार की हमने डिस्टेंस मेजर करनी है वहां का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। लेट अस से दिस एंगल इज θ2। ओके, यहां तक हमारा काम हो चुका है आधा। मेन हमें यही एंगल्स को फाइंड आउट करना था। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं बी के बराबर है, ये हमारे लिए नॉन है। हमारे लिए टास्क क्या था, इन एंगल्स को फाइंड आउट करना। यहाँ पर हम एक एजम्पशन भी लेते हैं कि ये जो रेफरेंस स्टार है इसकी दूरी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से ऑलमोस्ट सेम है। ओके, क्योंकि ये दोनों पॉइंट नजदीक हैं, बहुत ज्यादा इनके बीच में दूरी नहीं है, सो ये रेफरेंस स्टार हमें ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर ही दिखाई देता है। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर ये एंगल θ1 है देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू θ1, एंड इफ दिस एंगल इज θ2 then this angle must be equal to θ2, so that the total angle is θ1 plus θ2। हमें यहाँ से देखो कैलकुलेट क्या करना है, हमको यहाँ से s फाइंड आउट करनी है। s क्या चीज़ है, डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम अर्थ, यही हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा assumption हम क्या लेंगे कि यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे a और b के बीच में।
ठीक है, सो दैट ये पार्ट ऑफ द सर्कल लगे। अगर मैं इस पॉइंट को C बोलती हूँ तो CAB ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, मतलब इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो इस आर्क को तो ये एक सर्कल कंप्लीट बनेगा। और एजम्पशन हमें ये लेना है कि ये जो आर्क का लेंथ है और ये A और B के बीच में स्ट्रेट लेंथ है ये बराबर है, यानी कि इसको भी हमें B के ही बराबर लेना है अप्रोक्सीमेशन में। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर ये पार्ट ऑफ द सर्कल है तो S को हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं, और ये θ1 प्लस θ2 अगर ये मैं कह दूं टोटल एंगल थीटा है तो ये हमारे पास एंगल बन गया और आर्क लेंथ हमारे पास B के बराबर है। हम एक रिलेशन जानते हैं दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। इस रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क है B के बराबर और जो रेडियस है दैट इज S के बराबर। तो S को मैं लिख सकती हूँ B डिवाइडेड बाय θ1 प्लस θ2 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया। मुझे S फाइंड आउट करनी थी और मैंने पैरेलैक्स मेथड को, पैरेलैक्स कॉन्सेप्ट को यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड आउट की है। θ1 और θ2 निकालना जो है वही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, B हमारे लिए ऑलरेडी नोन था। वो हमने कैसे किया, हमने एक रेफरेंस मान के एक बैकग्राउंड, स्टेशनरी बैकग्राउंड को कंसीडर करके इन एंगल्स को फाइंड आउट किया है। एंड ऑब्वियसली दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, एग्जैक्ट मेथड ये नहीं है, एग्जैक्ट मेथड अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशंस में ही काम कर रहे हैं। ओके, सो इस मेथड को यूज करके हम लेस देन 100 लाइट ईयर्स की दूरी वाले स्टार्स, गैलेक्सीज की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अर्थ से। दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलैक्स मेथड। एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन टेल यू इज थीटा यहाँ पर होता है पैरेलैक्टिक एंगल, इसे हम पैरेलैक्टिक एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं विच इज द इजियर वन। उसमें आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट इज इंटेंसिटी मेथड। नेक्स्ट है इंटेंसिटी मेथड। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हम पैरेलैक्स मेथड को यूज नहीं कर सकते, यानी कि जब हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी हो उन स्टार्स की जो हमसे 100 से भी ज्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, यानी कि वहां से जब लाइट चलेगी तो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते 100 से भी ज्यादा साल उसको लग जाएंगे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब तक वो लाइट हम तक पहुंचेगी तब तक तो स्टार किसी दूसरी ही पोजीशन पे जा चुका होगा, यानी कि हम उसकी करंट पोजीशन को तो मेजर ही नहीं कर सकते, हम उसकी लेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो हमें आगे अप्रोक्सीमेशन में ही चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब इस स्टार से अर्थ तक लाइट आई उसमें 100 साल लग गए, तो अब 100 साल तक वो स्टार वहीं थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, अब जहां से हमें, जिस ऑब्जेक्ट से हम तक लाइट पहुंची है, हमारा माइंड तो वैसे ही इंटरप्रेट करेगा उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आई थी उस टाइम निकली थी, वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए वहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस स्टार को जिस टाइम पर देखेंगे वो एक्चुअल में हम उसके पास्ट में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं नाइट स्काई में, तो वो भी हम पास्ट में ही देख रहे होते हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, ठीक है, कि जब भी हम रात में स्टार्स की तरफ को देखते हैं तो एक्चुअल में हम पास्ट की तरफ को ही झांक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो उस वक्त उस पोजीशन पर, बहुत सारे क्या, सभी जितने भी स्टार्स हैं वो उस वक्त पे उस पोजीशन पर तो हैं ही नहीं, वो बहुत पहले उस पोजीशन पर थे। कई स्टार्स तो हमें बहुत पहले के, लाइक लाखों साल पहले की उनकी पोजीशंस हमें दिखाई देती हैं, अभी की पोजीशंस हमें उनकी नहीं दिखाई देती। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां से हम तक लाइट पहुंचते पहुंचते लाखों साल लग जा रहे हैं। हो सकता है उन स्टार्स का एग्जिस्टेंस भी अब खत्म हो गया हो सकता है वो स्टार्स अभी तक उनकी लाइफ भी खत्म हो चुकी हो, राइट। तो इस तरह से जो यूनिवर्स है वो काम करता है, इस तरह से हम पास्ट में देख पाते हैं यूनिवर्स में, जब भी हम देखते हैं नाइट स्काई में हम देखते हैं। तो चलिए ये सब हम छोड़ते हैं अभी के लिए, इसके लिए किसी दिन मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी। अभी हम देखते हैं कि इंटेंसिटी मेथड क्या है और इससे हम कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंसेस को। सो बेसिकली दिस इज ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड based on
based on inverse square law of intensity. इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी। अब ये लॉ है क्या एग्जैक्टली, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे से समझेंगे। द डेफिनेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, the intensity of illumination at a point is inversely proportional to the square of the distance from source of light, बड़ी ही ये भी एक आसान सी बात है जो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। आपको मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ, फिर ये डेफिनेशन को हम जरा इलेबोरेट करेंगे। लेट अस से कि दो बल्ब्स हैं, दोनों की सेम इंटेंसिटी है, या फिर कहिए कि सेम इनकी ल्यूमिनिसिटी है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो ल्यूमिनिसिटी होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि सेम एनर्जी इज कमिंग आउट पर सेकेंड, सेम एनर्जी इज कमिंग आउट पर सेकेंड, वो होती है ल्यूमिनिसिटी। तो इनकी ब्राइटनेस भी सेम होगी। अब आप यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़े हैं, आपके लिए ये बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस बल्ब। इन दोनों की ल्यूमिनिसिटी सेम है, दोनों में से सेम एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड, लेकिन आपको ये वाला बल्ब जो नज़दीक है वो ज़्यादा ब्राइट अपीयर होगा एज कंपेयर टू द बल्ब विच इज़ फार अवे। ओके, दिस इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस, और इसी एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी मेथड में। मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो किसी भी पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स लाइट, कि जो भी लाइट का सोर्स होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी इल्यूमिनेशन की, यानी उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होती जाएगी जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन है ये डिक्रीज हो जाएगी। और कैसे डिक्रीज होगी, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, मतलब ये फास्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इसी को हम यूज करते हैं इंटेंसिटी मेथड में, दिस कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, वो एजम्पशन ये है कि द इंट्रिंसिक brightness of all stars is same। हम ये मान के चलते हैं कि जो उनकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस है वो सबकी सेम है, लेकिन कुछ स्टार्स हमें ब्राइट नजर आते हैं, कुछ स्टार्स हमें फेड नजर आते हैं। तो जो स्टार्स हमें फेड नजर आते हैं, कम ब्राइट नजर आते हैं, वो हमसे बहुत दूर होते हैं, उनकी डिस्टेंस हमसे ज़्यादा होती है, इस वजह से वो हमें फेड नजर आते हैं। ओके, यही इसका रीज़न है। तो उनकी ब्राइटनेस से कितनी इंटेंसिटी है उसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी दूर वो हमसे हैं। जो जितना ज़्यादा ब्राइट होगा वो उतना हमसे नज़दीक होगा। और ऑब्वियसली दिस इज़ अगेन एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है कि सबकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस से सेम है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, लेकिन हम ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं। ओके, चलिए अब हम एक कोशिश करते हैं हम यहाँ पे समझने की कि किस तरह से ये किया जाता है। जो ये आपका लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन था, इसके अकॉर्डिंग I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है, वेयर R इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम अर्थ। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ये जो भी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से ये डिस्टेंस है। ओके, लेट अस से जो सन है हमारा उसकी इंटेंसिटी है I1 के बराबर और उसकी डिस्टेंस अर्थ से है R1 के बराबर। अब हम किसी दूसरे स्टार की बात करते हैं जिसकी इंटेंसिटी I2 है और अर्थ से उसकी डिस्टेंस है R2 के बराबर। I1 हमें नोन होगी सन की इंटेंसिटी, उसी से कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस कितनी है।
तो I2 भी हमारे लिए नोन होगा, ठीक है। ये हम स्पेक्ट्रोमेट्री से हम ये करते हैं। R1 हमारे लिए नोन है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, अगर नहीं नोन होगा तो हम पैरेलैक्स मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सन हमारे लिए क्लोज स्टार है। R2 हमें फाइंड आउट करना है। एक सिंपल से हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो I1 होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर एंड I2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। Let us say this is our equation 1 and this is our equation 2. अब using equation 1 and 2 मैं ऐसा लिख सकती हूँ I1 divided by I2 is equal to, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो भी कांस्टेंट लिखेंगे वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। फ्रॉम हेयर आई कैन राइट R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर into I1 divided by I2, okay, or I can write R2 is equal to R1 I1 divided by I2 its root, and this is the final result जो हमें चाहिए था। हमें R2 फाइंड आउट करना था, ये क्या था, ये जो स्टार जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वही डिस्टेंस है R2। R1 हमारे लिए नोन है, I1 I2 हमारे लिए नोन है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट the distance of far away stars using the method of intensity. I hope आपको दोनों ही मेथड्स अब अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट इनमें रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के मेथड्स को भी स्टडी करेंगे।